महारत हासिल करने का रास्ता, ये सुनने में ही कितना आकर्षक लगता है ना। आज हम इसी सफर के 3 अहम पड़ावों को समझेंगे। पहले तो अपने असली रुझान मतलब जीवन कार्य को पहचानना, फिर शिक्षुता के दौर से गुजरना और आखिर में एक गुरु या मेंटोर से सीखना। हमारे पास जो स्रोत है वो बताते हैं कि इतिहास के कई महान लोगों ने इसी रास्ते को अपनाया है। हाँ बिल्कुल, और ये कोई रहस्यमयी रास्ता नहीं है, बल्कि कुछ ठोस सिद्धांतों और मतलब प्रक्रियाओं पर आधारित है। जैसे लियोनार्डो दा विंची हो, चार्ल्स डार्विन या माइकल फैराडे, इन सबके जीवन में हमें ये चरण साफ दिखाई देते हैं। ये एक तरह का खाका है जिसे समझकर कोई भी अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। अच्छा, तो पहला कदम है अपने जीवन कार्य यानी लाइफ टास्क को खोजना। स्रोत बताते हैं कि ये अक्सर बचपन के गहरे झुकाव से जुड़ा होता है, किसी चीज के प्रति एक स्वाभाविक खिंचाव जैसा। जैसे लियोनार्डो का प्रकृति और कला के प्रति जुनून, वो आवाज अंदर से आती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी मौलिकता, हमारी यूनिकनेस की निशानी है, जो शायद हमारे जेनेटिक्स से भी जुड़ी हो। लेकिन दिक्कत यह है कि समाज, परिवार या वो पैसे कमाने का दबाव, ये सब अक्सर इस अंदरूनी आवाज को दबा देता है। हाँ, ये तो होता है। और फिर नतीजा, हम दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के चक्कर में गलत रास्ता चुन लेते हैं। मोजार्ट का उदाहरण है ना, उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर संगीत को ही अपना जीवन बनाया। भले ही शुरुआत में कितना संघर्ष करना पड़ा। संतुष्टि झूठी प्रसिद्धि या थोपे गए करियर में नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं। सही कहा। तो फिर इसे खोजने के कुछ तरीके भी बताए गए हैं। हाँ। जैसे अपने बचपन की उन चीजों को याद करना जिनमें हम पूरी तरह खो जाते थे। आइंस्टीन और उनका कंपास याद है? हाँ बिल्कुल। या फिर अपने लिए खास कार्यक्षेत्र, एक नीच तलाशना जहां आपकी जो यूनिक प्रतिभा है वो सबसे ज्यादा काम आए। जैसे वीएस रामचंद्रन ने न्यूरोलॉजी में किया, या योकी मात्सुओका ने न्यूरोबॉटिक्स में। भटकाव होता है। अच्छा। कभी कभी अतीत की असफलताओं को छोड़कर नई शुरुआत करनी पड़ती है। जैसे बॉक्सर फ्रेडी रोच चोट के बाद हार नहीं मानी और एक बहुत सफल ट्रेनर बन गए। हाँ, उनकी कहानी तो कमाल है। और अगर भटक भी जाएं तो बकमिंस्टर फुलर की तरह जीवन के मुश्किल मोड़ पर अपने असली उद्देश्य से फिर जुड़ने का साहस दिखाना होता है। ये एक लगातार चलने वाली खोज है, रुकती नहीं है। सही। तो एक बार जब दिशा मिल जाती है तब शुरू होता है शिक्षुता यानी अप्रेंटिसशिप का महत्वपूर्ण दौर। ये सिर्फ नौकरी करना या कोई कोर्स पूरा करना भर नहीं है। स्रोत इसे दिमाग और चरित्र को बदलने वाला एक गहरा अनुभव बताते हैं। चार्ल्स डार्विन की बीगल जहाज की यात्रा का उदाहरण कितना सही लगता है यहाँ। समुद्री बीमारी, अनजान लोग, मुश्किल हालात। हाँ बिल्कुल सटीक। लेकिन डार्विन ने हर चुनौती को सीखने के मौके में बदल दिया। हाँ, और ये दौर असल में सीखने की नींव रखता है। इसके 3 चरण बताए गए हैं। पहला है गहन अवलोकन, मतलब पैसिव मोड, यानी किसी नए माहौल में बिना कोई राय बनाए चुपचाप सब कुछ सोखना। वहां के नियम क्या हैं, लोग कैसे काम करते हैं, पावर डायनामिक्स कैसे हैं, ये सब। बिना जजमेंट के। बिल्कुल। डार्विन ने पहले जहाज पर और फिर यात्रा के दौरान मिले जैसे वो गाउचो समुदाय थे, उनके तौर तरीकों को इसी तरह गहराई से समझा है। उन्होंने सिर्फ देखा नहीं, बल्कि अपने जो पूर्वाग्रह थे उनको परे रखकर एक बच्चे जैसी जिज्ञासा से समझना सीखा है। यही गहन अवलोकन की असली शक्ति है, जो हमें वो छिपे हुए पैटर्न दिखाती है जो ऊपर ऊपर से नजर नहीं आते। अच्छा, और दूसरा चरण? दूसरा चरण है कौशल हासिल करना, प्रैक्टिस मोड। इसमें बहुत धैर्य और ध्यान लगाकर अभ्यास करने की जरूरत होती है, बार बार दोहराना, यहाँ तक कि जब वो उबाऊ लगने लगे तब भी टिके रहना। यहीं पर वो टैसिट नॉलेज वाली बात आती है। बिल्कुल, वही समझ जो सिर्फ करने से आती है, जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। वो हुनर आपकी रग रग में बस जाता है और कहते हैं इसमें हजारों घंटे लग सकते हैं। हजारों घंटे? सच में? हाँ, वो 10,000 घंटे वाला आंकड़ा सुना होगा। पर असल मुद्दा शायद घंटों की गिनती से ज्यादा उस दौरान के फोकस और गहराई का है। ठीक है, और तीसरा चरण? तीसरा चरण है प्रयोग करना, एक्टिव मोड। जब बुनियादी कौशल आ जाएं तब खुद से चीजों को आजमाना, जिम्मेदारियां लेना, गलतियां करना और उनसे सीखना। हाँ, उनसे सीखना और सुधार करते जाना। जी। और देखिए, इस पूरे दौर का लक्ष्य पैसा कमाना या कोई पद पाना नहीं होना चाहिए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा सीखना। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अच्छी खासी नौकरी छोड़ी प्रिंटिंग सीखने के लिए। आइंस्टाइन ने पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए अपने विचारों को मांझा। इन्होंने सीखने को पहली प्राथमिकता दी। ये बहुत जरूरी बात है।
और सीखने की प्रक्रिया को सबसे ज्यादा तेज और असरदार बनाता है एक सही गुरु या मेंटोर। माइकल फैराडे की कहानी तो कमाली है। एक गरीब जिल्दसाज का बेटा जिसके पास औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी, लेकिन किताबों और विज्ञान का ऐसा जुनून कि वो अपने समय के महान वैज्ञानिक हम्फ्री डेवी के सहायक बन गए। सही कहा आपने। एक अच्छा गुरु न सिर्फ ज्ञान और अनुभव बांटता है, बल्कि वो आपको सही दिशा में फोकस करने में मदद करता है, आपकी सीमाओं को चुनौती देता है और आपको सोचने के नए तरीके सिखाता है। फैराडे ने तो बहुत मेहनत की थी डेवी का ध्यान खींचने के लिए, है ना? वो नोट्स वाली बात। हाँ, उनके लेक्चर के नोट्स बनाकर खूबसूरती से जिल्द करके भेजे थे। और जब उन्हें डेवी के साथ काम करने का मौका मिला तो उन्होंने पूरी लगन से सब कुछ सीखा। डेवी के साथ यूरोप की यात्रा और खासकर वो प्रयोग जिसमें उन्होंने हीरे को कार्बन साबित करने में डेवी की मदद की, उसने फैराडे की वैज्ञानिक सोच को एकदम तराश दिया। ऐसे क्रांतिकारी काम किए जो डेवी के काम से कहीं आगे थे। स्रोत कहते हैं कि लक्ष्य हमेशा अपने गुरु से सीखना और फिर उनसे आगे निकलना होना चाहिए। बिल्कुल, गुरु का काम रास्ता दिखाना है, मंजिल बनना नहीं। फैराडे ने गुरु के ज्ञान को पूरी तरह आत्मसात किया और फिर उसे नींव बनाकर अपनी अनूठी उड़ान भरी। यही महारत की यात्रा का अगला और शायद सबसे जरूरी पड़ाव है, अपनी मौलिकता को स्थापित करना। किसी गुरु या सलाहकार से सीखना, ये रिश्ता बड़ा दिलचस्प होता है ना? अक्सर हम सिर्फ ज्ञान नहीं लेते, हम एक पूरा नजरिया, काम करने का तरीका अपनाते हैं। बिल्कुल। जैसे फ्रैंक लॉयड राइट ने लुइस सुलिवान को चुना। क्यों चुना? हाँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि सुलिवान एक बड़े आर्किटेक्ट थे, बल्कि इसलिए कि उनकी शैली, उनका सोचने का ढंग, वो राइट के अपने जो उभरते विचार थे उनसे मेल खाता था। सही गुरु मिलना मतलब एक तरह से सही दिशा मिलना है। हाँ, जो आपकी अपनी फितरत से जुड़ा हो। ये बहुत अहम नुक्ता है। ये रिश्ता महज जानकारी का लेन देन नहीं है। नहीं, ये एक तरह का आईना भी बन सकता है, और कभी कभी ये आईना थोड़ी कड़वी सच्चाई दिखाता है। अच्छा, जैसे ज़ेन गुरु हाकुइन ज़ेनजी के साथ हुआ। उनके गुरु थे शोजू रोजिन। वो बड़े सख्त थे। उन्होंने हाकुइन को उनकी कमियों का, उनके अहंकार का बिल्कुल सीधा सामना करवाया। ओह, और ऐसी सख्त प्रतिक्रिया कई बार जरूरी होती है। यह हमें खुशफहमी से बाहर निकालती है, असलियत दिखाती है, ताकि हम अपनी कमजोरियों पर काम कर सके। बिल्कुल। और फिर वो पड़ाव आता है जब शिष्य गुरु की सिखाई बातों को लेकर कुछ नया गढ़ता है, शायद गुरु से भी आगे निकल जाता है। हाँ, ये तो होता है। पियानिस्ट ग्लेन गूल्ड और उनके शिक्षक एल्बर्टो गिरेरो की कहानी याद है? हाँ। गूल्ड ने गिरेरो की उंगलियों की तकनीक को बिल्कुल हूबहू अपनाया, उनकी नकल की शुरू में। लेकिन फिर धीरे धीरे अनजाने में ही उन्होंने उस तकनीक को अपने बिल्कुल अनोखे अंदाज में ढाल लिया। सार तो गुरेरो से लिया, पर उसे अपनी प्रतिभा से कुछ और ही बना दिया। बिल्कुल। और ये विकास का एक तरह से स्वाभाविक क्रम है। अच्छा, पहले गुरु के ज्ञान को पूरी तरह आत्मसात करना, सोख लेना, फिर उसे अपनी जरूरत और समझ के हिसाब से बदलना, और आखिरकार अपनी एक अलग पहचान बनाना। लेकिन ये सफर आसान नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। कभी कभी गुरु से अलग राह चुनना मुश्किल भरा हो सकता है, भावनात्मक रूप से भी। जैसे फ्रॉयड और यूंग। हाँ, बिल्कुल। फ्रॉयड और उनके शिष्य यूंग के बीच यही हुआ। उनके रास्ते अलग हुए, विचारों में टकराव हुआ। लेकिन अपनी मौलिक पहचान बनाने के लिए ये संघर्ष, ये अलगाव जरूरी हो जाता है। इसमें कोई अपराध बोध की जगह नहीं होनी चाहिए। सही बात है, लेकिन सीखने की राह में चुनौतियां सिर्फ गुरु शिष्य संबंध तक ही तो सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली परीक्षा तो तब होती है जब हमें दुनिया के बाकी लोगों के साथ डील करना होता है। हाँ, समाज में। बेंजामिन फ्रैंकलिन की शुरुआती जिंदगी देखिए, कितने भोले थे वो। हाँ, बिल्कुल। अपने भाई की जलन नहीं समझ पाए, गवर्नर कीथ के वो खोखले वादे, उन पर भरोसा कर लिया। लंदन में प्रिंटरों के दांव पेच नहीं भांप पाए। इसे कहते हैं दुनिया को बस अपनी नजर से देखना। हाँ, ये मान लेना कि सब हमारी तरह ही सोचते हैं। हाँ, इसी को भोला नजरिया या नाइव पर्सपेक्टिव कह सकते हैं। मतलब दुनिया को वैसा देखना जैसी हम उम्मीद करते हैं, ना कि जैसी वो असल में है। अच्छा, यहीं पर सामाजिक बुद्धिमत्ता यानी सोशल इंटेलिजेंस काम आती है। सोशल इंटेलिजेंस मतलब अपनी भावनाओं और इच्छाओं से परे जाकर लोगों को उनके असली रूप में देखना, उनके इरादों को, उनकी प्रेरणाओं को समझना। जैसे फ्रैंकलिन ने बाद में सीखा। हाँ, फ्रैंकलिन ने यही सीखा।
ठोकरें खाकर सीखा कि लोगों को ध्यान से देखो, उनकी बातों के पीछे का मतलब समझो, जैसे उन्होंने बाद में अपने प्रतिद्वंदी केमर के इरादों को पहले ही भांप लिया था। इसमें शायद लोगों के उन गहरे छिपे हुए पहलुओं को समझना भी शामिल है, जिन्हें रॉबर्ट ग्रीन जैसे लेखक 7 घातक वास्तविकताएं कहते हैं। हाँ, 7 डेडली रियलिटीज, जैसे ईर्ष्या या हद से ज्यादा अड़ियलपन, असुरक्षा, आत्मन्मुग्धता, ये सब। हाँ, ये वो भावनाएं या गुण हैं जो अक्सर लोगों के व्यवहार को चलाते हैं, भले ही वो ऊपर से कुछ और ही दिखा रहे हों। इन्हें पहचानना जरूरी है। और जानने के बाद हाँ, फिर इनसे निपटा कैसे जाए? हाँ, ये बड़ा सवाल है। इसके लिए समझदारी भरी रणनीतियां अपनानी पड़ती हैं। जैसे? एक तरीका है अपने काम को बोलने देना। काम को बोलने देना? हाँ, जैसे विलियम हार्वे ने किया, जिन्होंने रक्त परिसंचरण मतलब ब्लड सर्कुलेशन की खोज की। अच्छा। अपनी इस क्रांतिकारी थ्योरी पर बहस करने या लोगों को तुरंत मनाने की कोशिश करने के बजाय उन्होंने सालों तक चुपचाप सबूत इकट्ठा किए। सालों तक? हाँ, प्रयोग किए, सहयोगियों को अपने पक्ष में किया और फिर अपनी किताब प्रकाशित की। उनका काम खुद बोला। इसके विपरीत वो इग्नास सिमिलविस थे। हाँ, इग्नास सिमिलविस। वो सच जानते थे, हाथ धोने का महत्व समझते थे, लेकिन वो इतने उतावले और गुस्सैल हो गए कि लोगों को समझा ही नहीं पाए। बिल्कुल, अपने सच को दूसरों तक पहुंचा ही नहीं पाए और विवादों में गिरकर रह गए। तो तरीका भी मायने रखता है। बहुत ज्यादा। एक और दिलचस्प रणनीति है अपनी सही पहचान गढ़ना, मतलब लोग आपको कैसे देखें इसे कंट्रोल करना। कलाकार टेरेसिटा फर्नांडिस ने ये बखूबी किया। उन्हें पता था कि लोग अक्सर महिला कलाकारों को उनकी कला से ज्यादा उनकी शक्ल या लिंग के आधार पर आंकते हैं। हाँ, ये होता है। इसलिए उन्होंने शुरुआत में जानबूझकर अपनी एक रहस्यमयी, थोड़ी दूरी बनाए रखने वाली छवि बनाई, ताकि फोकस काम पर रहे। हाँ, ताकि लोगों का ध्यान उनके काम पर जाए। बाद में जब उनकी प्रतिष्ठा बन गई तो उन्होंने जरूरत के हिसाब से अपनी सार्वजनिक छवि को बदला भी। ये काफी स्मार्ट है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण है खुद को दूसरों की नजर से देखना। अपने आप को? वो कैसे? टेम्पल ग्रैंडिन, जो ऑटिज्म से पीड़ित हैं, उन्हें सामाजिक संकेतों को समझने में बहुत मुश्किल होती थी। हाँ, सुना है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सामाजिक गलतियों का वैसे ही विश्लेषण किया जैसे वो जानवरों के व्यवहार का करती थी, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होकर। अच्छा। उन्होंने लोगों से फीडबैक लिया, समझा कि उनके किस व्यवहार का दूसरों पर क्या असर होता है और फिर धीरे धीरे खुद को सुधारा। कमाल है। ये अपनी कमियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने की हिम्मत है। बिल्कुल। और आखिरकार कभी कभी सबसे अच्छी रणनीति होती है मूर्खों को खुशी से झेलना। मतलब बेकार की बातों और लोगों में ना उलझना। हाँ, महान लेखक गोएथे ने वीमर के दरबार में यही किया। वीमर दरबार में? हाँ, दरबारी लोग छोटी छोटी राजनीति, गपशप, दिखावे में लगे रहते थे। गोएथे उनमें उलझने के बजाय चुपचाप उन्हें एक नाटक की तरह देखते रहे। अच्छा। इंसानी स्वभाव का अध्ययन करते रहे और अपनी रचनाओं के लिए मसाला इकट्ठा करते रहे। अपनी ऊर्जा बचाई और उसे सही जगह लगाया। बिल्कुल। कभी कभी ये दिमाग जो है ना, हमें ऐसे चक्कर में डाल देता है कि समझ नहीं आता भाई क्या सच है क्या वहम। हाँ, बिल्कुल। जैसे ही वो उदाहरण है ना, किसी का हाथ कट गया हो लेकिन फिर भी उसे वो हाथ महसूस हो रहा है। जी हाँ, फैंटम लिम्ब जिसे कहते हैं। हाँ, फैंटम लिम्ब। और कमाल ये कि उसमें दर्द भी महसूस हो या लगे कि वो लकवाग्रस्त है। और इसी पर न्यूरोसाइंटिस्ट वीएस रामचंद्रन ने बड़ा दिलचस्प काम किया। हाँ, वो मिरर बॉक्स वाला। जी, उन्होंने मरीजों को बस एक साधारण सा शीशे का बक्सा इस्तेमाल करने को कहा और नतीजा कमाल का। क्या हुआ उसमें? शीशे में जब मरीज अपने सही हाथ को हिलता हुआ देखता था तो उसके दिमाग को लगता था कि जो हाथ कट गया है वो भी हिल रहा है। अच्छा। और इससे वो जो लकवे वाली फीलिंग थी ना, वो कम हो जाती थी। कई बार दर्द भी कम हो जाता था। गजब है, मतलब सिर्फ देखने भर से। हाँ, यही तो बात है। ये प्रयोग असल में दिमाग के बारे में हमारी जो पुरानी समझ थी ना, उसको चुनौती देता है। कैसे? ये दिखाता है कि हमारा दिमाग कितना लचीला है, मतलब कितना प्लास्टिक है, अनुभव के साथ बदल सकता है। और हमारी इंद्रियां, देखना, सुनना, महसूस करना, ये कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। सिर्फ देखने से छूने और दर्द का एहसास बदल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि दर्द शायद सिर्फ शरीर का सिग्नल नहीं है। हाँ, कह सकते हैं कि दर्द एक तरह से दिमाग की राय है और उस राय को बदला जा सकता है। और रामचंद्रन का तरीका भी बड़ा अनोखा था, है ना? कोई बहुत हाईटेक मशीनें नहीं। बिल्कुल नहीं, साधारण चीजें, शीशा, मरीजों से लंबी गहरी बातचीत, और उससे उन्होंने इतनी जटिल गुत्थी सुलझा दी। कमाल है। ये तो हुई दिमाग की बात। अब जरा एक अलग क्षेत्र में चलते हैं। राइट। बंदूक। हाँ, हवाई जहाज। उस समय हवाई जहाज बनाने की दौड़ में बड़े बड़े दिग्गज लगे थे। खूब पैसा,
बड़े उपकरण, जटिल सिद्धांत। जी और ये तो भाई थे जो साइकिल ठीक करते थे। हाँ उन्होंने शुरुआत बिल्कुल अलग तरह से की। हाँ, इसे आप एक तरह की मैकेनिकल इंटेलिजेंस कह सकती हैं। मतलब जो हाथ से करके सीखा जाता है। अच्छा। उन्होंने साइकिलें खुद खोली, सुधारी, चलाई और उससे जो समझ बनी ना, वही ज्ञान उन्होंने हवाई जहाज बनाने में लगा दिया। उन्होंने ये समझा कि सिर्फ शक्तिशाली इंजन बनाना ही सब कुछ नहीं है। तो फिर क्या जरूरी था? मशीन पर नियंत्रण पाना, कंट्रोल। दूसरों ने फोकस किया स्थिरता पर, स्टेबिलिटी पर। जहाज अपने आप स्थिर रहे। जी, लेकिन राइट बंधुओं ने साइकिल की तरह सोचा। जैसे साइकिल चलाने वाले को लगातार संतुलन बनाना पड़ता है ना, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने नियंत्रण पर जोर दिया, स्टेबिलिटी को कंट्रोल के अधीन रखा। लेकिन उन्होंने स्थिरता को पूरी तरह नजरअंदाज तो नहीं किया होगा? नहीं, नजरअंदाज नहीं किया, पर प्राथमिकता बदली। उनका मानना था कि पायलट को सक्रिय रहना होगा, कंट्रोल रखना होगा। स्थिरता खुद नहीं आएगी, उसे साधना होगा। अच्छा। और उनका तरीका क्या था? बार बार टेस्ट फ्लाइट्स करना। हाँ, उड़ाने भरना, गिरना, सीखना। बिल्कुल, गलतियों से सीखना, और वो भी कम संसाधनों में। यही उनकी सफलता का राज था। तो ये दिखाता है कि खुद करके सीखने की ताकत कितनी ज्यादा है। जी, और चीजों को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम की तरह समझने की ताकत। अब सीखने का एक और पहलू देखते हैं, समय और गहरी तल्लीनता। मार्सल प्रूस्ट। हाँ, लेखक। उनका जीवन तो शुरू में ऐसा लगता था जैसे पार्टियों में, मेल जोल में बस बर्बाद हो रहा है। हाँ, और उनकी पहली किताब भी कुछ चली नहीं, असफल रही। लेकिन असल में प्रूस्ट ने उस बर्बाद कहे जाने वाले समय को भी सीखने में बदल दिया था। वो कैसे? उस समाज को, लोगों के बर्ताव को, अपनी खुद की भावनाओं को बहुत गहराई से देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। अच्छा, मतलब एक तरह का अप्रत्यक्ष शोध चल रहा था। हाँ, बिल्कुल। और फिर जब उन्होंने जॉन रस्किन के काम का अनुवाद किया तो उससे उन्हें लिखने का अनुशासन मिला। तो ये जो लगभग 20 साल का समय था, जिसमें गहरी तैयारी, अवलोकन और अनुशासन का अनुशासन शामिल था, हाँ। उसी ने उन्हें वो समझ दी जिससे वो अपना महान उपन्यास इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम लिख पाए। तो ये गुणात्मक समय हुआ, है ना? मतलब ये नहीं कि कितना समय लगाया, बल्कि उस समय में कितने गहरे उतरे। बिल्कुल सही। कितनी तीव्रता से चीजों को जज्ब किया, और उनकी विफलताएं वो भी सीखने का हिस्सा बनी। उन्होंने शायद उन्हें सही दिशा दिखाई। तो आज हमने ये जो 3 उदाहरण देखे, रामचंद्रन, राइट बंधु और प्रूस्ट, इनसे ये समझ आता है कि महारत हासिल करने या किसी चीज की गहरी समझ पाने का कोई एक सीधा रास्ता नहीं है। जी, रामचंद्रन ने स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी, सरल प्रयोगों से दिमाग की पहेलियां सुलझाईं। राइट बंधुओं ने साइकिल ठीक करने के अपने व्यवहारिक ज्ञान को बिल्कुल नई चुनौती, हवाई जहाज उड़ाने में इस्तेमाल किया, कंट्रोल को प्राथमिकता दी। और प्रूस्ट ने तो जीवन के अनुभवों, यहाँ तक कि असफलताओं को ही अपनी कला का आधार बना लिया, समय और गहरे अवलोकन के साथ। इन सब में एक बात जो मुझे समान दिख रही है, वो है घिसे पिटे रास्तों पर सवाल उठाना। हाँ, और अपने अनूठे नजरिए पर भरोसा करना। प्रूस्ट या रामचंद्रन ने। बिल्कुल। और ये सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है, ये उस जानकारी को आत्मसात करने, उसे पूरी तरह समझने और उसके साथ एक होने जैसा है। इसी से शायद वो इंट्यूशन, वो अंतर्दृष्टि पैदा होती है जो तर्क के साथ मिलकर असल महारत बनाती है। हाँ, इंट्यूशन और तर्क का संगम। जी। तो आज की इस बातचीत में श्रोताओं को कौन सी बात सबसे अहम लगी? क्या ये जानकारी उनके लिए किसी तरह उपयोगी रही? हाँ, हमें ये जानने में बहुत दिलचस्पी होगी कि इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें।